हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस मैथ्स चैनल। आज में फिज़िक्स का एक टॉपिक है गति। और गति में एक टॉपिक रहेगा हमारा एक विमीय गति। वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक विमीय गति में क्या होते हैं विथ फार्मूला एंड कंसेप्ट भी बताऊंगा और फार्मूले भी बताऊंगा। चलते हैं गति की। और सबसे पहला मैं बता देता हूँ गति क्या होती है। गति का मतलब होता है किसी कण में, गति की परिभाषा मैं बता रहा हूँ, किसी कण में समय के साथ होने वाले परिवर्तन। अब ये किसके परिवर्तन की बात कर रहा है? स्थिति के परिवर्तन। कोई वस्तु है जिसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? समय के साथ हो रहा है, वह गति कहलाती है, वह मोशन कहलाती है। गति तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट जो गति होती है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक विमीय गति, जिसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। सेकंड पार्ट है इसका टू डायमेंशनल मोशन, और थर्ड रहेगा इसका थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको त्रिविमीय गति कहते हैं। अभी हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक में एक विमीय गति के बारे में। देखो एक विमीय गति क्या होती है, हम चलते हैं एक विमीय गति की ओर। एक विमीय गति का टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें मैं आपको इसकी पहले परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा में यही रहेगा कि यदि समय के साथ, किसके साथ? समय टी के साथ, समय टी के साथ कण का या कण की जो स्थिति है, कण की पोजीशन या कण की स्थिति कह सकते हैं, मैं केवल एक दिशा में, कि कौन सी दिशा? एक दिशा में परिवर्तन। एक दिशा में जो परिवर्तन होगा वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, यानी एक विमीय गति कहलाएगी। एक विमीय गति से सीधा सा मतलब यही है कि समय टी जो है उसके सापेक्ष या उसके साथ कह सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में समय टी के सापेक्ष गति की एक ही दिशा में, एक ही हम कह सकते हैं दिशा की अगर बात करें, एक ही दिशा में एक ही सापेक्ष उसमें जो परिवर्तन होगा स्थिति में, वो एक विमीय गति कहलाएगी। एक विमीय गति के प्राचलों की बात करते हैं। एक विमीय गति का मुख्य प्राचल जो होता है वो निम्न है, मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा मुख्य प्राचल। एक विमीय गति का मुख्य प्राचल यहाँ पे आता है, सबसे पहला आता है दूरी। दूरी की हम इसमें बात करेंगे। दूरी का मतलब होता है किसी कण द्वारा तय किया गया मार्ग। तय किया गया मार्ग, हम किसकी बात कर रहे हैं? तय किया गया मार्ग कह सकते हैं, या तय किया गया हम पथ कह सकते हैं। उस पथ की जो लंबाई होती है, तय किए गए पथ की हम क्या कह सकते हैं? लंबाई, वो क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की, तो ये सदिश है या अदिश? ये राशि है अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। फिर हम बात करते हैं अदिश राशि, इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा होगी L1, M0 L1 T0 हो जाएगी। फिर आगे इसमें बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा। सूत्र यानी अगर कुल राशि की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे आगे से आगे प्लस में चलता रहेगा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? पथ की कुल लंबाई, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पथ की क्या हो जाएगी? कुल लंबाई की हम बात कर रहे हैं, पथ की कुल लंबाई हो जाएगी ये दूरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? दूरी का मतलब सीधा सा समझना चाहिए। दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। वापस बता देता हूँ, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसकी जो विमा है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमीय सूत्र, वो क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा। एक खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दूरी का जो मात्रक होता है, इसका यूनिट की अगर हम बात करें, इसके मात्रक की, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। ऐसा इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है, ऐसा ही मात्रक। फिर तो अगर बात करें सीजीएस में तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, आगे किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो मीटर है, और इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। ये होता है इसका ऐसा ही मात्रक। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन और दूरी में अंतर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले विस्थापन के बारे में पढ़ लेते हैं। विस्थापन होता है गति के दौरान स्थिति में होने वाले परिवर्तन। गति के दौरान स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम इसको कह सकते हैं। गति के दौरान कण की स्थिति में परिवर्तन,
कण की स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो भी t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब देखो विस्थापन और दूरी में भी मैं आपको अभी अंतर बताऊंगा, पहले हम विस्थापन को पूरा पढ़ लेते हैं। इसका मात्रक की अगर बात करें तो इसका भी मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, जिसको स्मॉल m से लिखते हैं। इसकी विमा भी क्या होती है, l होती है। लेकिन दूरी और विस्थापन में एक बहुत बड़ा अंतर जो होता है वो ये होता है कि दूरी अदिश होती है, लेकिन विस्थापन जो होता है वो क्या होती है, सदिश होती है। दूरी क्या है, सदिश है। इसका मतलब हो जाएगा सीधा सा, हम देखते हैं कि जो दूरी है वो कैसी हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं हम, सीधा सा भी देखते हैं। यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अदिश हो जाएगी। दूरी जो है वो अदिश होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में सीधा सा अंतर क्या है। मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। एक डायग्राम में मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। मैं अलग अलग कलर्स आपको बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि इस पर मैं यहाँ से इस रास्ते के द्वारा भी जा सकता हूँ और इस पर मैं यहाँ से इस रास्ते के द्वारा भी जा सकता हूँ। 2 पथ है मेरे पास, ये दोनों पथ क्या कहलाते हैं, डिस्टेंस कहलाते हैं। ये L1 पथ हो जाएगा और ये L2 पथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तीसरे पथ की। तीसरा पथ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा पथ हो जाएगा ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं जिसको हवाई दूरी कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इन सब में मैं बात करता हूँ L1, L2 और L3 पथ होगा। L1 पथ मुझको थोड़ा छोटा दिख रहा है, L2 पथ है जो उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो L3 है। तो ये वाला होगा हमारा विस्थापन, जिसको हम क्या किससे लिखते हैं, x से लिखते हैं। विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको s से भी लिखते हैं और कुछ लोग x से भी लिखते हैं। तो सीधा सा हमको ये ध्यान रखना है कि A पॉइंट और B पॉइंट में क्या हो रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा, x हो जाएगा। और L3 जो पाथ है ना वो हो जाएगा विस्थापन। ये था सीधा सा अंतर विस्थापन और दूरी में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे करा देता हूँ, देखो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ विस्थापन और दूरी में सीधा सा अंतर क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो r त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है। एक व्यक्ति r त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है, r त्रिज्या के पथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब r त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया कि वो सीधा सा किस में चल रहा है, वर्तुल गति में चल रहा है। वो इस टाइप की एक गति कर रहा है, इस टाइप के एक पथ में चल रहा है वो सीधा सा। अब वर्तुल गति की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी त्रिज्या हो जाएगी, r हो जाएगी इसमें। अब इसमें वो गति कर रहा है, तो सबसे पहले वो बात कर रहा है कि अर्धचक्र में, फर्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि अर्धचक्र में दोनों में क्या ज्ञात करना है अपने को, विस्थापन भी ज्ञात करना है और दूरी भी ज्ञात करनी है। देखो विस्थापन भी ज्ञात करेंगे और दूरी भी ज्ञात करेंगे, दोनों चीज़ हम इसमें फाइंड करेंगे। फर्स्ट मैं इसमें बात कर रहा हूँ, पहले हम किस में बात कर रहे हैं, अर्धचक्र में, कि एक अर्धचक्र की हम बात कर रहे हैं तो उसमें है ना उसका विस्थापन कितना होगा। तो पहले हम विस्थापन ज्ञात कर देंगे। देखो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि एक अर्धचक्र का मतलब ये इस तरह का होता है। यहाँ पे हो जाएगा केंद्र O, वो चल के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं वृत्त के परिमाप की, यानी परिधि की बात कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो दूरी की बात करता हूँ मैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, 2πr/r, क्या हो जाएगा, सॉरी 2πr/r नहीं, 2πr/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो रहा है ना इसका, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, πr हो जाएगा आंसर। πr जो मीटर है वो क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन मैं विस्थापन की अगर बात करता हूँ तो विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि सीधी दूरी। सीधी दूरी का मतलब अगर आप इसमें अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या होगी, सीधी, ये A पॉइंट हो जाएगा और ये B पॉइंट हो जाएगा। दूरी जो होगी वो इस प्रकार आएगी, लेकिन विस्थापन जो होगा वो सीधा सीधा तय होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, R और R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा,
आर प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2r मीटर। ये क्या हो जाएंगे दोनों, पूरा का पूरा व्यास भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, देखो फर्स्ट पॉइंट तो था अर्धचक्र में, अब बात करते हैं एक पूर्ण चक्र में। एक पूर्ण चक्र में सेकंड पॉइंट क्या बात कर रहा है, एक पूर्ण चक्र में, कि पूर्ण चक्र में क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन कितना होगा। पहले विस्थापन को देख लेते हैं, हम विस्थापन की बात करेंगे तो पूर्ण चक्र में क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो पूर्ण चक्र में हम यहाँ से ए से शुरू हो रहे हैं और पुनः ए पर ही आ रहे हैं, तो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे दूरी की, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, वृत्त का परिधि जो है 2πr, 2πr क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ दोनों के अंतर की। दोनों के अंतर में अगर एक चीज़ बताता हूँ तो वो ये हो जाएगा कि दूरी जो एक तरफ मैं लिखता हूँ विस्थापन और एक तरफ लिखता हूँ दूरी, यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन और यहाँ पर हो जाएगा दूरी। विस्थापन जो होता है ना वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब प्लस किस अवस्था में होगा, जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा। अब मैं यहाँ तक गया, यहाँ से इस पॉइंट से मैं यहाँ तक गया और वापस मैं इसी पॉइंट पर आ गया, तो मेरा विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा और उसमें से क्या होगा, वो माइनस स्थिति में होगा। लेकिन दूरी हमेशा किस में होती है, धनात्मक होती है। दूरी इज़ ऑलवेज, डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, बिकॉज ये क्या है, वेक्टर है। ये क्या है, सदिश है। इसको कैसे लिखते हैं, एक्स वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स लिख के ऊपर क्या लगाता है, वेक्टर लिखता है। इसको किससे लिखते हैं, एक्स लगाते हैं, या फिर इसको एस से भी लिख सकते हैं, या डी से लिखो या एल से लिखो। ये सारे क्या होते हैं, दूरी के रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं। अब आगे बताता हूँ मैं वेग और चाल में अंतर। पहले वेग और चाल को मैं परिभाषित भी कर देता हूँ। सबसे पहला हम पढ़ते हैं वेग। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वेग। वेग क्या होता है, सॉरी पहले मैं आपको वेग से पहले अच्छे से समझ में आएगा, मैं वेग से पहले आपको चाल बता देता हूँ कि चाल क्या होता है। देखो चाल, हम बात कर रहे हैं चाल के बारे में। चाल का मतलब होता है, चाल को v से लिखते हैं और ये होता है दूरी बटा समय। क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, मतलब समय के साथ दूरी में परिवर्तन। किसके साथ में, समय के साथ दूरी में परिवर्तन। इसको स्मॉल v से लिखता है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/t कह दो, ये हो जाएगा। इसके मात्रक की अगर बात करें, देखो मात्रक डिस्टेंस का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, चाल में और आगे बात करते हैं तो चाल के टाइप्स की बात कर ले। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको चाल का पहला टाइप। पहले टाइप की चाल होती है औसत चाल, इसको एवरेज चाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत चाल। औसत चाल का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, मतलब वी एवरेज, छोटा सा नीचे एवरेज लिख देंगे। वी एवरेज का मतलब होता है कि सभी तय किए गए पथ यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, सभी तय किए गए पथ और उन पथ में लगा समय क्या कहलाएगा, औसत चाल कहलाएगा। सेकेंड टाइप्स ऑफ चाल की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तात्क्षणिक चाल। क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं तो तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि डेल्टा होता है एक अंतर, दो बिंदुओं के बीच का अंतर, जिसको डेल्टा से भी लिखते हैं और जिसको डी से भी लिखते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा से भी लिखते हैं और उसको डी से भी लिखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र की, तो इसके लिए सूत्र होता है v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी लिखते हैं इसको, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल v अपॉन डेल टी, सॉरी v क्या यहाँ पे s होगा, डेल s अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ये होता है एक फिक्स बिंदु के लिए एक निश्चित वक्र के अगर किसी एक भाग की अगर बात करें तो इस पर हो जाएगा, या फिर ऐसे किसी वक्र की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर यानी एक फिक्स पॉइंट पर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे तात्क्षणिक चाल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे वेग की।
यहाँ तक तो हो गया चाल। अब बात करते हैं वेग की, कि वेग और चाल में अंतर भी बताऊंगा, और पहले वेग की बात कर लेते हैं कि वेग होता क्या असल में। वेग का मतलब सीधा सा होता है कि चाल का सदिश रूप। चाल का सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसको किससे लिखते हैं, वी वेक्टर से लिखते हैं। वहाँ पे दूरी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, यानी विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। विस्थापन बटा क्या हो गया, यहाँ पे समय हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे यहाँ वेग। विस्थापन बटा समय में क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। वी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कह दो चाहे एक्स कह दो, एक्स वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये क्या होता है, एक सदिश राशि है, जबकि चाल जो है वो क्या है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें, इसके भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वी एवरेज होता है, जिसको हम औसत कहते हैं। वी एवरेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वी एवरेज एक्स 1 प्लस एक्स वेक्टर 2 प्लस एक्स वेक्टर 3 अपॉन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है। सेकेंड टाइप्स क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, इसका भी तात्क्षणिक हो जाएगा। वी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये किसके लिए होता है, किसी कर्व के एक फिक्स पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तात्क्षणिक वेग का या तात्क्षणिक चाल कहते हैं, उसका यूज होता है। ठीक है। अब दोनों में क्या है, दोनों की अंतर की बात करता है, डिफरेंस की बात करता है। इधर मैं लिखता हूँ वेग और इधर लिखता हूँ मैं चाल। वेग कैसी राशि है, एक वेक्टर है। वेग कैसी है, वी वेक्टर है, जबकि ये वेक्टर नहीं है। ये प्लस माइनस और शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस यानी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, और शून्य भी हो सकता है। फिर बात करते हैं इन दोनों की मात्रकों की समानता की बात करते हैं, तो मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक में क्या हो जाएगा, दोनों क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होते हैं। ठीक है। अब दोनों में हम बात कर लेते हैं कुछ कर्व की। कर्व की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कर्व की बात करता है तो कुछ कर्व मैं इंपॉर्टेंट कर्व आपको बता देता हूँ कि यदि त्वरण नियत रहता है उस टाइम वेग का जो वी टी ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे एक त्वरण आया, नया नाम क्या आया, कांस्टेंट रहता है। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण समझते हैं हम आगे टॉपिक में। त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग होता है दूरी या विस्थापन में परिवर्तन की, विस्थापन में परिवर्तन की दर, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। यानी त्वरण इज इक्वल टू ए, ये भी वेक्टर होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन टी। समय के साथ में किस में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक की अगर बात करें, देखो सदिश इसके ऊपर वेक्टर लगाने से पता चल गया। मात्रक की बात करता है तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एसआई मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे, ये तो हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एवरेज और तात्क्षणिक। एवरेज में क्या हो जाता है, एवरेज में वही जिसमें सारे वेग क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसे v1 प्लस v2 प्लस ऐसे करके, और नीचे क्या हो जाता है, t1 प्लस t2, इस टाइप से सारे जुड़ते रहते हैं। ये हो जाता है त्वरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे त्वरण की विमा की। त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, L1t-2 हो जाएगी इसकी विमा। ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र। ये कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव हो सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके कुछ वीटिक वक्र बताता हूँ, वीटिक कर्व जो होता है इसके लिए। सबसे पहला हम बात करते हैं कि यदि a इज कांस्टेंट, a क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ए कांस्टेंट यानी ए नियत है, उस टाइम वी टी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये वी है और यहाँ पे हो जाएगा टी, ए यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर बात करता हूँ मैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो जब ए ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम क्या हो जाएगा, त्वरण इस टाइप का हो जाएगा। ये वी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। त्वरण क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, उस टाइम क्या हो जाएगी, ये इस टाइप का कर्व बनेगा। थर्ड कर्व की अगर बात करें कि ए इज इक्वल टू माइनस हो जाए, ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस हो जाए। जब a माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस होगा, उस टाइम इसको कहेंगे मंदित गति। कौन सी गति कहेंगे, मंदित गति कहेंगे। इसको मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये होता है गुरुत्व में मंदन।
ये क्या कहलाएगा, मंदन कहलाएगा। और ये गति कौन सी गति कहलाएगी, मंदित गति कहलाएगी। इसका वक्र कुछ इस टाइप से होगा। अब सभी वक्र को अगर एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करने के साथ में संयुक्त ग्राफ जो इसका बनेगा, यानी इसको हम कह सकते हैं संयुक्त वक्र जो बनेगा, संयुक्त ग्राफ वो इस टाइप से बनेगा, वीटी वक्र। ये वी हो जाएगा और ये हो जाएगा टी। पहले जब ए नियत रह रहा है तो उस टाइम ये समानुपाती होता है, फिर जब ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो नियत हो जाता है और फिर मंदन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू हो रहा है 0, सॉरी हाँ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए है पॉजिटिव और यहाँ पे ए है नेगेटिव। नेगेटिव होता है तो कौन सी गति होती है, मंदित गति होती है। ये होता है इसका संयुक्त ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया त्वरण को। अब बात करते हैं त्वरण के कुछ सूत्रों की। देखो सूत्र की हम इसमें बात करेंगे तो उससे पहले बता देता हूँ आपको कि अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र, अवकलन करने पर या कलन कह सकते हैं, अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन में आपको इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि अवकलन और समाकलन से हम भौतिक राशियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं विस्थापन का यदि अवकलन करता हूँ, यानी विस्थापन पे मैं d/dt लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, देखो विस्थापन पे मैं यदि d/dt लिखूँगा तो वो बन जाएगा dx/dt। dx/dt होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है, तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे इसका, अगर वेग का मैं अगर dt लिख देता हूँ, वेग पर मैं क्या करता हूँ कि ddt लगा देता हूँ, d/ क्या लिख देता हूँ, dt लिख देता हूँ, तो ये बन जाता है dv/dt। ये होता है तात्क्षणिक त्वरण, जिसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब अगर मैं सीधा एक चीज़ बात करूँ कि यहाँ से मैं इसका 2 बार अवकलन कर देता हूँ, किसका, x का अगर मैं 2 बार अवकलन कर दूँ, जैसे d/dt 2, ये होता है 2 बार अवकलन करने पर। अगर x का 2 बार अवकलन करूंगा तो मुझे सीधा सा त्वरण प्राप्त होगा। ये थे अवकलन से मिलने वाली भौतिक राशियाँ। अब मैं बात करूंगा समाकलन से मिलने वाली भौतिक राशियाँ। समाकलन से भौतिक राशियाँ कैसे मिल सकती है, जैसे x जो होता है वो होता है v/dt, यानी v का अवकलन करने पे मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। और यहाँ लिमिट किसकी लगेगी, x की लगेगी, यानी x1 और ऊपर हो जाएगा x2। फिर बात करता हूँ मैं v जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a/dt। लिमिट किसकी लगेगी, t की लिमिट लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे भी t की लिमिट लगेगी, यहाँ पे भी t1 और t2 हो जाएगा। किसके हो जाएगा, किसके सापेक्ष हो रहा है उसके लिए हो जाएगा t1 और t2 की यहाँ पे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, ये इस टाइप के कुछ समाकलन और अवकलन के फॉर्मूले थे, वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलों, कुछ रिवाइज फॉर्मूले हैं। अब देखो गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और अलग अलग टाइप से होता है। तो उसमें u जो होता है 0 होता है कब, जब g धनात्मक लिया जाता है। अब इसमें तय की गई अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो h = u² होती है। फिर आता है अवरोहण का समय, यानी अवरोहण का समय होता है यहाँ पे u/g हो जाता है। आने जाने में जो उड़ान का कुल समय होता है वो 2u/g होता है। और h ऊंचाई से गिरते हुए किसी पिंड में के द्वारा हासिल किया गया वेग, पिंड के जो वेग प्राप्त होता है वो v = 2gh प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ जो होता है वो ΔX जो होता है s2 - s1 और t2 - t1 हो जाता है। v वक्र के जो ढाल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं, तो वो tan थीटा क्या हो जाता है, a हो जाता है, यानी त्वरण हो जाता है, ΔV/t हो जाता है। बाकी ये सारे जो ग्राफ के जो बताए गए हैं आपको नियम, उसमें हम आपको कुछ फॉर्मूला आपको अलॉट करा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वो सारे आप देख लीजिए और उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है ये तय की गई दूरी किसके इक्वल होती है, VT ग्राफ के इक्वल होती है, फिर AT ग्राफ के इक्वल वेग होता है, फिर ये VA जो होता है वो VA - B होता है। इस टाइप के कुछ फॉर्मूले हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक पूरा टॉपिक आपका पूरा इसमें क्लियर हो रहा है।